प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार आज के वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में यानी पी ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी लेंगे। पी ब्लॉक के तत्व की बात आती है जहाँ कि आवर्त तालिका 4 भागों में 4 ब्लॉक्स में बटे होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स और ए ब्लॉक। और इसको कैसे हम लोग जांचेंगे कि जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं, अगर अंत में वो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो यह पी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, तो इसलिए इसे हम लोग पी ब्लॉक का तत्व यानी पी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, इसलिए इसे पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अब इसे जानने के पहले हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जान ले, जिसके आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानकारी लें, जिसके आधार पर जितने भी पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के रीजनिंग क्वेश्चन यानी कारण बताओ क्वेश्चन जो आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो इसी के आधार पर हम लोग आसानी पूर्वक दर्शाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था 3 भागों में बटे होते हैं। पहला n-2 और n-8। इन सभी में हम देखते हैं कि n है, तो n बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अकेला n यह मेटल के लिए होता है यानी धातु के लिए संभव है। n-2 केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और n-8 अधातु तत्वों के लिए। अब तीनों की सहायता से पहले तो पहचान हम लोग करेंगे कि धातु क्या है। तो धातु की पहचान हम लोग 3 तरह या 4 तरह से करते हैं। कि धातु की पहचान हम लोग देखें बेटा, धातु की पहचान पहला नाम के अंत में IUMI, जैसे सोडियम, तो इसके अंत में IUM आया, इसलिए यह धातु कहलाता है। दूसरी पहचान जो
इलेक्ट्रॉन प्रदान करे। तीसरा, जो विद्युत धनात्मक तत्व को प्रदर्शित करे। धनात्मक हो। और चौथा, जिसकी संयोजकता 1, 2 अथवा 3 हो। तो पहली पहचान हम लोग कि जैसे पी ब्लॉक के तत्व के लिए हमने कहा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वही कहलाता है, उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। चूँकि हमको पी ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी अभी लेनी है, तो जैसे हमने दिया नाइट्रोजन, जिनकी परमाणु संख्या 7 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, इसलिए यह पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसमें जाने के पहले हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानकारी ले लें। और ऑक्सीकरण अवस्था में होता क्या है कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर ये रीजनिंग क्वेश्चन यानी कारण बताओ क्वेश्चन आते हैं, उसे हम लोग आसानीपूर्वक डील कर सकते हैं, आसानीपूर्वक हम लोग बता सकते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, n-2 और n-8। n-2, n-8 और n में तीनों प्रत्येक में हम लोग देख रहे हैं कि n उपस्थित है, जहाँ n = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहली बात, n जो है वो मेटल के लिए आता है और n-2 केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए और n-8 अधातु तत्वों के लिए। तो पहली पहचान हम लोग किए कि धातु की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोग पहला क्या कहते हैं कि उस तत्व का नाम लिखते हैं, अगर अंत में उसके IUM आ जाए तो वो धातु कहलाता है। दूसरी पहचान कि जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, हम लोग देखें कि सोडियम है परमाणु संख्या 11, यह नियॉन के नज़दीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और विद्युत धनात्मक हो तो यहाँ पर चार्ज कैसा है, तो प्लस है, इसलिए विद्युत धनात्मक। और इसकी वैलेंसी या तो 1, 2 अथवा 3, यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है। तो धातु की पहचान हम लोग कर लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे दिखाएं वो देखना है। पहले ऑक्सीकरण अवस्था धातु अधातु या हाइड्रोजन किस प्रकार और कितने ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, यह हमें जानना है। जैसे धातु के लिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 8, ये हो गया 2, यानी यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। क्या कहेंगे, कैल्शियम इन ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित जहाँ n बराबर
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कैसे दिखाओगे बाबू? पहले यह एक इलेक्ट्रॉन और पुनः कटने वाले को कटा दे, Ca2+2E। तो धातु की पहचान में हमने देखा कि IUM आया, इसमें भी यह धातु है, और जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला तो कैल्शियम N ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित। एक और एग्जाम्पल लिखे बेटा। जैसे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2p6, 3s1। तो पहले 2, 8, 1, यह इन ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 1, इसलिए यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। दिखा दे बेटा। सोडियम नियॉन के नज़दीक, तो ये हुआ मेटल के बारे में। अब हम लोग N-2 केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यह N-2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 1, इसलिए N-2 अर्थात 1 - 2 बराबर -1। यह -1 से +1 तक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित, कौन कौन सा हो जाएगा बेटा? -1, 0, +1। ऐसा क्यों हुआ?
कि घटाने के बाद हमारे -1 आया और ये +1 कहाँ से आया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इस दोनों के बीच में 0 आता है, इसलिए यह -1, 0 और +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। अब इसी के आधार पर हम लोग N-8 को देखें, जो ओनली फॉर नॉन मेटल यानी अर्थात केवल अधातुओं के लिए संभव है। और कौन से अधातु को छोड़कर, तो हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर अन्य जितने भी अधातु होते हैं वे N-8 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अब N-8 के लिए जैसे सल्फर 16, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं 1s2 2p6 3s2 3p4 2 8 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6। यह N-8 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित जहाँ N बराबर नंबर ऑफ, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, therefore N-8 अर्थात 6 - 8 इज इक्वल टू -2। यह -2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। कौन कौन हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 +2.5 +3 +4 +5 और +6। कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से +6 तक। फिर ये -2 कहाँ से आया, घटाने के बाद, और ये +6 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कौन कौन से हो गए बेटा, -2 -1 0 +1 +2 +2.5 +3 +4 +5 +6। ये हो गया न्यूनतम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। ये हो गया अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। और ये यहाँ से -1 से +5 तक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब यहाँ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो तत्व दर्शाता है वह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ऑक्सीकारक
यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है वह अवकारक की तरह कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो बीच का दिखाता है यानी -1 से +5 तक, वो इंटरमीडिएट ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है और यह ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह करता है। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों ही तरह व्यवहार एक दो एग्जाम्पल से हम लोग इसे प्रूफ करें बेटा। जैसे कारण बतावें क्वेश्चन आता है, कारण बतावें गिव रीजन। H2SO4 एक ऑक्सीकारक है। क्यों? तो जैसे हम लोग H2SO4 कहता है कि यह ऑक्सीकारक है, इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले H2SO4 यह सल्फर का तत्व है, ये यौगिक जो बना हुआ है यह सल्फर का है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, 1 × 2 + x - 2 × 4, टोटल सम = 0। तो 2 + x - 8 = 0 और x - 6 = 0। इसलिए x बराबर क्या होगा बाबू? +6। तो यहाँ सल्फर का हमने देखा था अभी, सल्फर 16 का -2 से +6 तक होता है, अर्थात यहाँ पर H2SO4 में सल्फर अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसलिए नियमानुसार हम जानते हैं कि जब कोई तत्व किसी भी यौगिक में अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करे तो वह अवकारक की तरह
अवकारक की तरह इसलिए H2SO4 एक ऑक्सीकारक है। इस एग्जाम्पल से देखिए बेटा, जैसे कार्बन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो इसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यदि उसकी वैलेंसी सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी में सल्फर की वैलेंसी हो जाती है 2, इसलिए हम लोग 2H2SO4 लेंगे और यह ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फिर इसका चाहें कि हम ऑक्सीडेशन करें तो वो संभव नहीं है। तो जितना सल्फर उतना SO2 और जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1, तो कार्बन की संख्या 1, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, यहाँ पर बढ़कर क्या हो गया +4, और यहाँ था ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यह घटकर क्या हो गया +4 हो गया। इसका अर्थ है कि यह अपने रिड्यूस हो जाता है, यानी अकृत हो जाता है, और यह कार्बन को ऑक्सीकृत करता है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लें हम लोग, HNO3 एक ऑक्सीकारक है। HNO3 एक ऑक्सी फिर हम लोग निकाले बेटा HNO3 x 1 + x -2 × 3 और s - 5 = 0। यहाँ HNO3 में नाइट्रोजन अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। नियमानुसार हम जानते हैं कि जब कोई तत्व किसी भी यौगिक में अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इसलिए HNO3 एक ऑक्सीकारक है। अब फिर इसे रिएक्शन से भी देखिए बेटा, जैसे C, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया HNO3 के साथ। तो हम लोग देखते हैं बेटा कि HNO3 पे आयन की संख्या क्या है H+, यानी नाइट्रेट आयन पर नाइट्रोजन -1 होता है। तो जितनी संख्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूँकि कार्बन का 4 है
तो उतना ही हम लोग लेंगे HNO3। जितना कार्बन उतना CO2, जितना नाइट्रोजन उतना NO2, और जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2। ये यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या फिर 0 से बढ़कर +4, और यह +5 से घटकर +4 हो जाती है। तो यह स्वयं अवकृत हो जाता है और कार्बन को ऑक्सीकृत करता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रिड्यूसिंग एजेंट या इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में H2S एक अवकारक है। H2S में 2 + X = 0, यहाँ सल्फर अपने न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित इसलिए H2S एक अवकारक है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले बेटा, SO2 ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों ही तरह व्यवहार फिर निकाले बेटा SO2 x - 4 = 0, therefore x = +4। यहाँ SO2 में सल्फर अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसलिए SO2 एक ऑक्सीकारक एवं अवकारक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर हम लोग बना लेते। आज के वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन के चैप्टर नंबर 7 को यानी पी ब्लॉक तत्व को शुरू किया है, और पी ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी देने के बाद हम लोग इसमें ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानकारी दी, और इसके आधार पर कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को भी हमने देखा। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।